बच्चों, आज का जो विषय है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक। और जानते हैं कि अर्थ के बिना जीवन अधूरा है। और अर्थशास्त्र के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे यूपीएससी हो, यूपीटीपीएससी हो, या पेट है, ग्रुप डी है, यानी हर एक वनडे एग्जाम में इकोनॉमिक से क्वेश्चन आते ज़रूर हैं। और 2 4 5 क्वेश्चन रहते हैं बच्चों। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज। तो अगर हम बात करें कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो आप बता सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो है ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है अर्थ, जिसका अर्थ है धन, पैसे की बात करते हैं। और दूसरा है शास्त्र, जिसका अर्थ है अध्ययन। तो अर्थशास्त्र वह विज्ञान है इकोनॉमिक, जिसमें हम पैसों के बारे में अध्ययन करते हैं। धन का अध्ययन जिसमें किया जाए वह अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक थे बच्चों चाणक्य। और आपको पता है ना कि चाणक्य जो है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। और इनका नाम था चाणक्य का विष्णुगुप्त, और इन्हें कौटिल्य भी कहते हैं। और बच्चों, इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। और जो राजनीति से संबंधित थी, राजनीति से संबंधित थी इनके अर्थशास्त्र पुस्तक। और चाणक्य को राजनीति का गुरु मानते हैं। कहते हैं चाणक्य नीति आज भी हर जगह पर लोग लगा देते हैं। ऐसी नीतियां चाणक्य ने बनाई कि वो सदियों से लेकर आज तक और भविष्य में भी उपयोगी रहेंगी। इकोनॉमिक्स वर्ड एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी भाषा का है, जो आइको न्यूमिया से बना हुआ है, जिसका अर्थ है बच्चों मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स और हाउस होल्ड मैनेजमेंट, अर्थात संसाधनों का प्रबंधन करना या घर का प्रबंधन करना। अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं आती है तो आप अपना बजट नहीं बना पाएंगे, परेशान रहेंगे। तो बच्चों, उसी का हम आज अध्ययन करेंगे। तो अर्थशास्त्र यह मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है, जिसमें उसकी आर्थिक लाभ तथा आर्थिक हानि आदि का अध्ययन करते हैं। यानी किसी बिजनेस में क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, इन सब की जानकारी हम जो है इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। और बच्चों, वेरी महत्वपूर्ण जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। ये स्कॉटलैंड के शास्त्री थे। और आपको बता दें कि अर्थशास्त्रियों पे ही देश का विकास संभव है। अर्थशास्त्री जिस देश के अच्छे होते ना, उस देश की इकोनॉमिक तेजी से वृद्धि करती है। फिर बच्चों, अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो आज अपने देश में अर्थशास्त्र के मामले में एक व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, और उनका नाम है अमर्त्य सेन, डॉक्टर अमर्त्य सेन। ये कलकत्ता के रहने वाले हैं, कलकत्ता के। और इन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं माननीय मनमोहन सिंह जी, और ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति अर्थशास्त्री थे और आरबीआई के गवर्नर
कई साल तक रहे। लेकिन सोनिया गांधी यानी कि कांग्रेस की पार्टी में शामिल होकर प्रधानमंत्री बने और एक कमज़ोर प्रधानमंत्री की लिस्ट में अपना नाम शामिल करा लिया। एक पुस्तक है जो पेट में आई थी, क्वेश्चन है द हैंडीकैप्ड प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बता दें, द हैंडीकैप्ड प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक जो मनमोहन सिंह पे लिखी गई है और संजय बरुआ इसके लेखक हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा और वेरी इंपॉर्टेंट है कि एडम स्मिथ की जो पुस्तक है ना उसका नाम क्या है? तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1776 में, उसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। और पुस्तक इतनी गजब की लिखी बच्चों की, अगर पढ़िए तो आपको इकोनॉमिक की पूरी समझ हो जाए। और जब से इन्होंने इस पुस्तक का निर्माण किया, लिखा, तब से अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में स्थापित हो गया। गजब का इकोनॉमिक्स है बच्चों, बीए का एक सब्जेक्ट है आर्ट का। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है? तो बच्चों अगर हम थ्योरी की बात करें तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, विषय है, और अर्थव्यवस्था इकोनॉमी कहलाती है। और इकोनॉमिक एक प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है बच्चों। कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो सिद्धांत को जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में जियोग्राफिकल रीजन में लागू किया जाता है तो वहाँ का की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स कहलाता है। यानी जब किसी सिद्धांत को जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में जियोग्राफिकल रीजन में लागू किया जाता है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स कहलाती है। और बच्चों ज़्यादातर देश अपने देश की अर्थव्यवस्था को अपने नाम से जोड़ के रखते हैं। जैसे चाइना की इकोनॉमिक्स है तो चाइना इकोनॉमी, इंडिया की है तो इंडियन इकोनॉमिक, रसिया यानी रूस की है तो रसिया इकोनॉमिक। यानी हर देश अपने नाम के साथ, पाकिस्तान की तो पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स, तो ब्रिटेन इकोनॉमिक्स, मतलब हर देश के साथ इकोनॉमिक जोड़ देते हैं तो वहाँ की अर्थव्यवस्था हो जाती है। और आपको बता दें कि अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक्टिव फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स इज कॉमनली कॉल्ड इकोनॉमिक्स। और रेगनर जो है फिस्क नाम के अर्थशास्त्री थे। और आपने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा बच्चों, यानी क्लासिफिकेशन। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स दो होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है और एक माइक्रो होता है। तो माइक्रो माने छोटा होता है, माइक्रो माने बड़ा होता है। तो बेस्ट अर्थशास्त्र जिसको हम स्मॉल छोटी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था है, लघु और कुटीर उद्योग हैं, तो ये छोटे में आते हैं। और एक माइक्रो जो अर्थशास्त्र बच्चों समष्टि कहते हैं, तो ये दीर्घ है, बड़ा होता है, बिग होता है। और आपको बता दें कि ये जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसके अंतर्गत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अर्थशास्त्र शामिल हैं, तो बड़े बड़े तथ्यों को शामिल किया गया है। अगली बात करें आपसे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है और इंडिविजुअल अध्ययन करते हैं बच्चों। जैसे किसी व्यक्ति का आय क्या, इनकम क्या है, उसका व्यय क्या है, खर्च क्या करता है, तो ये सब का अध्ययन करते हैं। और दूसरा किसी परिवार की आय या व्यय का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत। और बच्चों बता दें आपको कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को मानते हैं। जो एडम स्मिथ हैं उनको फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में संपूर्ण अर्थव्यवस्था यानी टोटल इकोनॉमिक्स या होल इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं। जिसमें राष्ट्रीय आय क्या है, नेशनल इनकम क्या है, यानी सभी प्रकार के टैक्सों को जोड़कर कौन सा टैक्स बनाया जाता है। जीएसटी जानते हैं ना,
गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, जानते हैं आप लोग जीएसटी, पढ़ाए भी हैं इसको। अगला बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, जो आज देश की सबसे बड़ी समस्या है बच्चों। आज भारत देश के युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और आज सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो शिक्षित बेरोजगारी है। पढ़ा लिखा व्यक्ति बेरोजगार हो गया है ना। तो इस शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने का एक ही उपाय है कि इनको सही एजुकेशन दिया जाए। एक अच्छे तालीम की आवश्यकता है जो इनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सके। और अगला बच्चों मुद्रास्फीति की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं। तो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हैं जेएम किनॉय हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, तो एडम स्मिथ महोदय हैं। और फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि आपका जो दीर्घ अर्थव्यवस्था है उसके जनक कौन है, तो जेएम किनॉय हैं। और बच्चों बात करें कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स की, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की, तो बच्चों इसमें कई क्षेत्र आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन उठते जरूर हैं। पहला आता है प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं बच्चों कृषि आती है हमारी, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। आपको पता है ना कि खेती बाड़ी में आज भारत के 80% लोग शामिल हैं। जिससे पूछो क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। और यहाँ मौसमी बेरोजगारी है। जब मौसम आया खेती का तो थोड़ा बहुत काम मिल जाता है, काम कर लेते हैं और फिर साल भर जो है फसल पकने का इंतज़ार करते हैं। तो मौसम की बेरोजगारी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है बच्चों। तो यहाँ पे ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि। और आपको बता दें कि हमारे जो जीडीपी है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वहाँ पे इसका केवल 17% योगदान है। यानी कि यहाँ पे लगभग 51% लेबर फोर्स हमारा श्रम बल है। हमारी जनसंख्या 51% लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और जो सकल घरेलू उत्पाद है वो मात्र आपका 17% है। तो विसंगतियाँ हैं कि नहीं इसमें, कि 51% लोग काम कर रहे हैं जहाँ पे उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और योगदान हमारे जीडीपी में है उसका केवल आपका 17%। तो सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है यह क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र है, इसीलिए इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं। सबसे ज़्यादा लोग इसी क्षेत्र में लगे हैं, बता रहे थे आपको हम। तो आज खेती बाड़ी में छिपी बेरोजगारी शामिल है, मौसमी बेरोजगारी शामिल है और आवश्यकता से अधिक लोग इसमें लगे रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हैं, इसीलिए इसको जो हम बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र मानते हैं, प्राथमिक क्षेत्र है। और फिर बच्चों ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है क्योंकि हमारे जो अन्नदाता किसान भाई हैं वो खेती बाड़ी करके ही देश को आज भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसलिए ये रीढ़ है, बिना भोजन का देश विकास नहीं कर सकता। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पाद आपको बता दें कि इसमें बहुत ज़्यादा हैं और बच्चों का लेखांकन किया जाता है। तो आपका जैसे इसमें कृषि, एग्रीकल्चर है, वन है, फॉरेस्ट है। आप देख रहे हैं कि खेती बाड़ी के काम में कृषि आती है, रबी की फसलें और खरीफ की फसलें। दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए। रबी के अंतर्गत गेहूँ आता है, सरसों, मटर और आपका जो है जौ। तो ये सारी चीज़ें जो है रबी के अंतर्गत आती हैं। और खरीफ के अंतर्गत धान आता है, मक्का आता है, भुट्टा जिसको कहते हैं आप लोग, ये सब आते हैं। और आपका जो है जायद के अंतर्गत आपका उड़द और मूंग आते हैं और आपका तरबूज वगैरह आते हैं। वन की बात करें बच्चों तो हमारे देश में इसके अंतर्गत वन क्षेत्र भी इसी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। एक क्वेश्चन आपका आता है कि एफआरआई कहाँ पर अवस्थित है। तो एफआरआई बोले तो बच्चों फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट
तो ये देहरादून में अवस्थित है। अगला बच्चों पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो पशुपालन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आज इसको उद्योग का दर्जा दे दिया गया अखिलेश सरकार द्वारा। और पशुपालन के अंतर्गत बच्चों पशुओं का पूरी तरह से पालन शामिल है, दुग्ध उद्योग शामिल है। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि दुग्ध उद्योग का जनक किसे मानते हैं? तो बच्चों डॉक्टर वर्गीस कुरियन को मानते हैं। और ये गुजरात में अमूल फैक्ट्री का उन्होंने निर्माण कराया था। और डॉक्टर क्यूरियन को फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं, श्वेत क्रांति का जनक मानते हैं। और बच्चों एक वीडियो क्रांति पे पढ़ा हुआ है कि टोटल क्रांति लगभग 35 क्रांति हमने पढ़ाया है। ऐसा वीडियो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। आप एक बार जाइए प्लेलिस्ट में देखिए ज़रा सा कि क्रांति कौन कौन से हैं। तो बच्चों अगला है आपका फिशरी है, मत्स्य पालन। इसको बोलते हैं पीसी कल्चर बोलते हैं हम लोग। मछलियों के पालन की बात करते हैं तो बच्चों इसमें मछलियों का पालन भी प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। मुर्गी पालन जिसको हम लोग कुटकुट पालन कहते हैं, कुटकुट पालन, कुक्कुट पोल्ट्री कहते हैं। और बच्चों इसी के उत्पादन जो अंडा होता है इसका मांस के लिए पाले जाते हैं। तो इसको सफ़ेद क्रांति भी कहते हैं। और फिर आपका खनन की बात करते हैं बच्चों। हाँ, बॉयलर मुर्गा समझते हैं, जो मुर्गे ऐसे होते हैं जो मांस के लिए पाले जाते हैं, बॉयलर मुर्गा कहलाता है। और माइनिंग यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र की चीज़ें उसको खोदना माइनिंग कहलाता है, कोयला वाला निकालना। प्राकृतिक क्षेत्र में क्रमशः कच्चा माल प्राप्त होता है, रॉ मटेरियल प्राथमिक क्षेत्र में, जैसे बालू का खनन है, कोयले का खनन है, एल्युमिनियम का खनन है, लोहे का खनन है। तो इन सभी चीज़ों का जो खोदा जाता है ना भैया, वो सारी चीज़ें क्या आती है? प्राथमिक क्षेत्र में आती है। एक क्वेश्चन मस्ट आएगा बच्चों। और द्वितीय जो क्षेत्र है आपको बता दें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें विनिर्माण क्षेत्र आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी जो निर्माण किया जाता है, जैसे घर बनाना है, आप कपड़े बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल हैं। औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं इसको, किसको? सेकेंडरी क्षेत्र को। आज जाने इंडस्ट्री में सारा कुछ बन रहा है, सभी फैक्ट्रियों में सारे काम हो रहे हैं बच्चों। तो जितनी भी इंडस्ट्री है ना वो आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये जीएसटी प्रोडक्ट जो हमारा है इसमें जो निकलते हैं, जो बनाएंगे आप, तो इससे जो लाभ होता है ना जीडीपी में लगभग 29% योगदान है। 29% जो है हमारे जीडीपी में इसका सहयोग है। और यहाँ पे लेबर जो हमारे श्रम बल है वो 22% लगे हैं। तो 22% लोग लगकर बच्चों 29% दे रहे हैं, तो कम कहाँ है? तो द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद का प्रयोग करके एक नई वस्तु का निर्माण किया जाता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। नहीं, जो कुछ में प्राइमरी क्षेत्र से मिलता है ना भैया, उसी को हम लोग क्या करते हैं? बनाकर मार्केट में उपलब्ध करा देते हैं, इसी को हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में गेहूँ दे दिया, तो हमने गेहूँ से क्या किया? मैदा बना के पावरोटी बना दिया, है ना, या शराब बनता है या कोई भी चीज़ बनती है, तो ये आपका द्वितीय क्षेत्र में, बिस्किट वगैरह बनते हैं, द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। तो वही चीज़ है, जैसे आपको कपास मिल गया प्राथमिक क्षेत्र से। कपास खेती होती है ना भैया, महाराष्ट्र में काली मिट्टी में होती है इसकी। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि काली मिट्टी में कौन सी फसलें ज़्यादा उगाई जाती हैं, तो आप बता सकते हैं कपास। और महाराष्ट्र में कपास के बहुत क्षेत्र हैं, वहाँ पे कपास उगाया जाता है। आपको बता दें कि द्वितीय क्षेत्र है ये। जैसे गेहूं से ब्रेड बनाना, हमने बताया ना, पावरोटी बनाना द्वितीय क्षेत्र में आएगा। कपास से कपड़ा बनाना, है ना। देखो बच्चों आज भी कॉटन लोगों को पसंद है भैया, कहते हैं कॉटन पहने, कॉटन। जितने भी अंडर गारमेंट होते हैं ना सब कॉटन के ही बनते हैं। गन्ने से चीनी बनाना, गन्ना जानते हैं ना, सैक्रम ऑफिसिनेरिस। और कपास का वैज्ञानिक नाम है गैसोपियम स्पीसीज। तो गन्ने से बच्चों चीनी बनाते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो ये भी आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है। लोहे से स्टील बनाना, आज लोहे से स्टील बन रहे हैं बच्चों। पहले ज़माना था लोहे का, कढ़ाई वढ़ाई होती थी ना, लोग लोहे कढ़ाई में सब्जी खाते थे ना, उनकी बॉडी में कभी एनीमिया की कमी नहीं होती थी, उनको हमेशा आयरन मिल जाता था पालक बैगन खाने पे।
आज स्टील का ज़माना हो गया, लोगों के अंदर ब्लड की कमी हो गई है। तो लोहे से बर्तन बनाना बच्चों। और उसके बाद और निर्माण क्षेत्र हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन एरिया है, हमने कहा बिल्डिंग बनाना, स्कूल बनाना, है ना। तो कोचिंग, हाँ बिल्कुल कोचिंग बनाना भी शामिल हो सकता है। सड़कें बनाना, हाईवे बनाना, ये सारी चीज़ें आपके इस क्षेत्र में है बच्चों। और विद्युत क्षेत्र की बात करें, जैसे जल है, गैस है, सप्लाईज, वाटर प्रूफ है, ये सब आपका सेकंड एरिया में आता है। फिर टर्सरी सेक्टर की बात करें, जो तृतीय क्षेत्र हमारे हैं, तो इसमें बच्चों तृतीय क्षेत्र में सर्विस सेक्टर आता है। देखिए आपने पढ़ा कि उत्तम खेती, है ना, मध्यम व्यापार और तृतीय नौकरी, तो ये सब माना जाता है बच्चों। तो लेकिन आज टर्सरी जो क्षेत्र हमारा, जो तृतीय क्षेत्र है, इसमें आपका सर्विस सेक्टर आता है, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं रात दिन, है ना। यूपीएससी, यूपीटीपीएससी या ग्रुप डी, ग्रुप सी, रेलवे, जो भी सेक्टर हैं ये तृतीय क्षेत्र के लिए ही बनाए गए हैं। और ये सब क्या करते हैं कि एक सर्विस, एक अच्छे खासे सेवक की तैयारी कराते हैं, और सेवक बनकर आप देश की सेवा करते हैं, प्रधानमंत्री भी सेवा करते हैं। तो बच्चे इस तरह सर्विस सेक्टर है। सर्विस में सेवा होता है, नौकरी हो, जो ना करे वही नौकर है ना, जो सब कुछ करे। तो बच्चों वही नौकरी की बात करते हैं, तो इसमें आता है कोई भी नौकरी करते हैं आप तो तृतीय सेक्टर में आएंगे। तो प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को अपनी सेवा प्रदान करता है ये क्षेत्र। और जीडीपी में 54% योगदान है इसका, सर्वाधिक। यानी कि जो हमारा टर्सरी इलाका है, जो टर्सरी एरियाज़ है, सेक्टर कह सकते हैं, वो 54% योगदान देता है। अगर भारत को आज कहीं से इनकम ज़्यादा हो भैया, तो हमारे जो भाई लोग विदेशों में जाके काम कर रहे हैं, सुंदर पिचोई जी हैं जो गूगल के सीईओ हैं, पर डे 3 करोड़ रुपये सैलरी पाते हैं। गुजराती हैं जो लगभग गुजरात से हर घर में अमेरिका में हैं। मुस्लिम भाई लोग सऊदी में हैं। तो ये जो हमारे बाहर जाके वर्जीनिया में, सऊदी में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, विदेशों में जाके जो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, वहाँ से पैसा देश को भेजते हैं ना, इस समय देश की इनकम बढ़ती है और इस क्षेत्र का योगदान काफ़ी अधिक हमारी इकोनॉमिक में हो जाता है। और यहाँ लेबर फोर्स बच्चों बहुत ज़्यादा नहीं लगा, 27% लोग लगे हैं, और ये सेक्टर का सबसे योगदान है। और जैसे इसमें आपको और बात करें कैसे क्षेत्र आते हैं, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो परिवहन है, ट्रेन है, जैसे इसमें सर्विस सेक्टर में, अरे भाई जो चलाएगा ड्राइवर तो सर्विसेज तो करता है यार, वहाँ कोई किसान थोड़ी चलाता है। तो सर्विस परिवहन इसमें आते हैं इसके अंतर्गत। और बैंकिंग आती है बच्चों, बीमा क्षेत्र, इंश्योरेंस आता है, एजुकेशन, जो मास्टर साहब वगैरह सब सर्विस सेक्टर में आते हैं तृतीय क्षेत्र में। पर्यटन है, टूरिज्म है, जो लोग पर्यटन घूमने टहलने जाते हैं, जैसे देवभूमि आपका उत्तराखंड है, यहाँ घूमने लायक खूब है। इलाहाबाद में संगम है, घूमने लायक है। तो मनोरंजन, एंटरटेनमेंट भी होते हैं, वाणिज्य, व्यापार, कर, कॉमर्स ऑफ इंडिया और होटल वगैरह बच्चों तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो तीसरे के बाद बच्चों चौथे क्षेत्र की बात करते हैं। चौथा क्षेत्र क्या है? चतुर्थ क्षेत्र। तो चौथे क्षेत्र को हम लोग नॉलेज सेक्टर कहते हैं। आज बच्चों देखो, आज का जो युग है ना, वो ज्ञान का युग है। कैसा युग है? ज्ञान का युग है। अगर आपको नॉलेज है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर। ज्ञान के सेक्टर में अगर माँ सरस्वती की कृपा रही, आपको ज्ञान पर्याप्त आपके पास है, तो आप कहीं भी रह सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं, अपने समाज में अपनी स्थिति आप मजबूत कर सकते हैं और देश का विकास भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये नॉलेज सेक्टर कहलाता है। कहते हैं ना, अगर नॉलेज है तो आप पर डे केबीसी में जाकर अमिताभ बच्चन के साथ करोड़पति बन सकते हैं, है ना। बौद्धिक गतिविधियों को रखा गया इस क्षेत्र में, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इस क्षेत्र में शामिल हैं। और इस सेक्टर में बच्चों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सूचना प्रौद्योगिकी इसके अंतर्गत आती हैं, सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है, जैसे प्रेस वगैरह हैं, इसमें अंतर्गत आते हैं। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर भी इसी के अंतर्गत आते हैं, जो हमारा रिसर्च सेंटर जैसे इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और आपका तो ये सारे जो रिसर्च सेंटर हैं बच्चों, भाभा रिसर्च अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे मुंबई में है। CDRI लखनऊ में बच्चों ये क्वेश्चन आया आपका कि सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कहाँ पर अवस्थित है, तो आप बता सकते हैं लखनऊ में स्थित है, केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान। ठीक है बच्चों। और उसके बाद पांचवा जो क्षेत्र बच्चों
आपका पंचम क्षेत्र है, क्वानरी सेक्टर है। तो समाज के उच्च निर्णय लेने वाला क्षेत्र है ये, यानी टॉप लेवल डिसीजंस एंड मिड फॉर द डिसीजन एरिया। तो इसमें बच्चों जो निर्णय लेते हैं समाज के लोग में, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, तो इसमें मीडिया आता है। मीडिया समझते प्रेस यार। देखिए ये 4 स्तंभ हैं, आप जानते हैं ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका और आपका ये प्रेस है। तो ये स्तंभ है हमारे। तो जब तक मीडिया सक्रिय नहीं रहेगा देश को लोग बेच देंगे। मीडिया जब प्रोपेगेंडा करती है ना, प्रचार करती है बच्चों, तभी लोगों की आंखें खुलती हैं। तो इस तरह से ये मीडिया है। जैसे हमने बताया ना 4 स्तंभ में एक ये भी शामिल है, कार्यपालिका है। फिर न्यायपालिका न्याय करती है, विधायिका नियम बनाती है, कार्यपालिका उसको करती है, और ये आपकी प्रेस ही हल्ला मचाते हैं साहब। ठीक है ना, कि हाँ सही हो रहा है गलत हो रहा है। अगर ये हल्ला ना मचाए ना तो नेता वगैरह जानते हैं क्या, आपको पता ना चल पाए कि देश में हो क्या रहा है ना। तो बड़ा महत्वपूर्ण है मीडिया सेक्टर में। और साइंस बच्चों विज्ञान है, विज्ञान के बिना जीवन अधूरा है, और मानव का ज्ञान ही तो विज्ञान है। आज ये विज्ञान का युग है बच्चों, टेक्नोलॉजी का। विज्ञान ना होता तो हम लोग अंधविश्वास में जकड़े रहते आज। तो वैज्ञानिक युग पूरी तरह से है ये। और यूनिवर्सिटीज़ जो विश्वविद्यालय हैं इसी क्षेत्र में आते हैं बच्चों। आपको पता है ना कि विद्यालयों में ही भारत का भविष्य हो सकता है। पढ़ने से दिमाग बढ़ता है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, है ना, कि अगर हम पढ़ लिख लेंगे, दिमाग बढ़ जाएगा, तो किसी भी सेक्टर में रहेंगे ना, एक अच्छा खासा नाम कर सकते हैं। तो विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, एक बार मैकाले से पूछा गया था कि मैकाले जी भारत का विकास कहाँ हो रहा है, तो उसने कहा था कि भारत का विकास भारत के विद्यालयों में हो रहा है। तो नोट बच्चों, कोर सेक्टर आधारभूत इसमें आते हैं, जिन पर कोर सेक्टर का मतलब है बच्चों के जो आधारभूत क्षेत्र हैं, जिन पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं। और क्योंकि अगर इन्हीं ये कोर सेक्टर जो होते हैं इन पे कई हमारे जो इंडस्ट्री उस पर निर्भर होती है, तो प्राइमरी चीज़ उपलब्ध कराते हैं। तो कोर सेक्टर में 8 उद्योग आते हैं मेनली रूप से। तो आपको बता दें, पहला इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत उद्योग है। आज बिजली के बिना तो जीवन अधूरा है लोगों का। कहते हैं लाइक इज़ लाइट, है ना, लाइट इज ए लाइफ, या लाइक इज ए लाइक ऑफ लाइफ। तो इस तरह से बिजली जो है जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रकाश है, बिना जीवन संभव नहीं है। और इस्पात की बात करते हैं बच्चों, आयरन स्टील है। तो बिना बर्तन के भी कोई काम प्राइमरी क्षेत्र के अंतर्गत जो बनता है, जानते भोजन करेंगे आप। इस्पात है बच्चों, तो आप जानते हैं कि भारत में टाटा आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर में स्थित है, और वहाँ पे इसका निर्माण किया था। तेल शोधन शाला की बात करें बच्चों, तो ऑयल रिफाइनरी है जहाँ पे हमारे कच्चे तेल को लाते हैं और यहाँ पे इसको शुद्ध किया जाता है। तो कच्चे तेलों को शुद्ध करने में ऑयल रिफाइनरी का प्रयोग करते हैं बच्चों। और भारत की सबसे बड़ी जो तेल शोधन शाला है, तो ये प्राइवेट सेक्टर की है, जिसका नाम है रिलायंस रिफाइनरी सेंटर, रिलायंस पेट्रोकेमिकल जो है कंपनीज है। और ये आपके गुजरात में स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी है। और यूपी की बात करें तो मथुरा में स्थित है बच्चों। और मथुरा की जो रिफाइनरी सेंटर है, उसी की वजह से ताजमहल जो है डिफेक्ट हो रहा है, उस पर धब्बे पड़ रहे हैं, जिसको स्टोन लिपरेसी कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है कि पत्थर की कोड़ किसे कहते हैं, नहीं तो स्टोन लिपरेसी कहते हैं। ये अम्ल वर्षा की वजह से होता है, अम्लों की वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं बच्चों। और इसमें H2SO4, HNO3 और आपका H2CO3 गैसें पानी के साथ नीचे आती हैं। जब बारिश कभी होती है तो इसे बोलते हैं अम्ल वर्षा बोलते हैं। सीमेंट उद्योग की बात बच्चों करें तो ये भी आपका जो है इसी में शामिल है। कच्चा क्रूड ऑयल की बात कर ली आपसे। प्राकृतिक गैस की बात करें तो LPG जानते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको आप LPG कहते हैं। और बच्चों ये ब्यूटेन का वे होता है। और LPG जो है जिसको खाना बनाने में आप लोग प्रयोग करते हैं। गैस का सिलेंडर LPG समझते हैं ना, बनते हैं। उज्ज्वला योजना जो मोदी जी की एक सफल योजना थी, गैस गरीबों को फ्री बांटे जा रहे थे, तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस बच्चों। CNG जानते हैं, CNG फुल फॉर्म पूछा है इसका, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है।
फर्टिलाइज़र की बात बच्चों करें तो बिना फर्टिलाइज़र की खेती का विकास संभव नहीं है। जो भारत में हरित क्रांति आई थी ना, उच्च कोटि के बीज और उर्वरक के दम पे ही आई थी। तो बच्चों इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए उर्वरक यानी क्षेत्र। और एक क्वेश्चन पूछता है कि उर्वरक यूरिया का सूत्र बता दें, तो NH2CO NH2 यूरिया का सूत्र होता है। नाइट्रोजन उर्वरक है ये, और फास्फेटिक उर्वरक जिसमें फास्फोरस होते हैं, जैसे आपका NH4 का होल ट्वाइस PO4, अमोनियम साइनेट वगैरह, अमोनियम सल्फेट, ये सब नाइट्रोजन ही है, फास्फेट वाले फास्फेट। कोयला क्षेत्र बच्चों जानते हैं, कोयला क्षेत्र से ही जो है कोयले लाकर जो है बिजली बनाई जाती है। और हमारे ज़्यादातर जो NTPC के केंद्र हैं जहाँ पे बिजली का निर्माण किया जाता है वो कोयला क्षेत्र में ही है। ये सोनभद्र की कोयला की खाने हैं सोनभद्र में, तो वही के आसपास सिंगरौली है या कोयला क्षेत्र के जो एरिया है उसको बनाए गए हैं बच्चों। तो इस तरह से आपसे बात करें, इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे थे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित हमने आपसे टॉपिक की बात किया। बच्चों अगर वीडियो लाइक हो तो प्लीज़ अगर आपको हेल्पफुल लगता हो तो उसको आप लोग शेयर करें। इससे 100% क्वेश्चन आपको फंसेंगे, वेरी महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन करते हैं आप, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो इसके आंसर दे सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ इसके आंसर दीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, GST का पूरा नाम क्या है? दूसरा क्वेश्चन, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तीसरा है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चौथा है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? अगला है, माइक्रो इकोनॉमिक का जनक किसे मानते हैं? आपका ये 5वां है बच्चों। छठवां क्वेश्चन है कि दीर्घ यानी माइक्रो या MSCRO का जनक किसे मानते हैं? अगला है कि जो लघु क्षेत्र हमारा प्राथमिक क्षेत्र है उसके द्वारा GDP में कितना प्रतिशत योगदान दिया जा रहा है? अगला है जो तृतीयक क्षेत्र हमारा सर्विस सेक्टर क्षेत्र है, ये GDP में कितना योगदान दे रहा है? अगला बच्चों आपका है कि इस साल भारत की GDP कितनी रही है? अगला क्वेश्चन है कि भारत की वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कितने साल से वित्त मंत्री हैं, और ये भारत की किस नंबर की महिला वित्त मंत्री हैं? अगला है बच्चों आपका CDRI कहाँ पर अवस्थित है, और आपका जो है प्राकृतिक गैस क्षेत्र किस में आधारित है? तो बच्चों इस तरह से हमने आपको ये पढ़ाया, समझाया और क्वेश्चन पूछे हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, और लाइक कर दें अगर आपके हित में हो बच्चों। तो इस तरह से हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।